चलिए सर, इस वीडियो में हम लोग पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वो अमेंडमेंट्स जो किसके कारण आई है, फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू आई है, एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। जो भी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू पीजीबीपी चैप्टर में, वो यहां लिस्टेड की हुई है। कुछ चेंजेस 11.2 पे हैं सेक्शन 28 के अंदर, कुछ चेंजेस यहां पर 11.4 में है सेक्शन 43B के अंदर। उसके बाद एक छोटा सा चेंज है 31 नंबर पेज पे सेक्शन 35D के अंदर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट। एज्यूम कर रहा हूं कि आपका पीजीबीपी ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है, आप पीजीबीपी के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आप मेरे से खाली अमेंडमेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस सर, वो चेंजेस करा दो। मतलब आपने पीजीबीपी फाइनेंस एक्ट 2022 वाली कर रखी है, असेसमेंट ईयर 23-24 वाली। आपके सामने जो ये बुक है पीडीएफ, ये 21st एडिशन बुक है, इंटरमीडिएट लेवल की वॉल्यूम 2, राइट सर। पेज नंबर 11.2 में एक छोटा सा चेंज आया सेक्शन 28 के अंदर। 11.4 में एक अच्छा खासा चेंज है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 43B को लेके। पेज नंबर 31 में सेक्शन 35D है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वहां एक छोटा सा चेंज है। उसके अलावा एक जो चेंजेस हम लोग यहां पर पेज नंबर 11.4 में डिस्कस करेंगे 43B सेक्शन के अंदर, वैसा ही सिमिलर, कुछ वैसा ही छोटा सा एक पार्ट है वहां पे, सिमिलर चेंजेस हम लोग, एक सेक्शन है आपका 11.64 पेज पे, वो डिस्कस करेंगे। हालांकि वो सेक्शन सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो एक छोटा देखो, जो अमेंडमेंट्स है ऑलरेडी हम लोग पेज नंबर 11.4 में डिस्कस करेंगे। वहां से एक छोटी सी चीज मैं लिंक करूंगा पेज नंबर 64 में सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी ये जो अभी जितनी भी बातें आपके साथ डिस्कशन होंगी, ये कॉमन अमेंडमेंट्स हैं, एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल एज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं पेज नंबर 54, 56 एंड 60, अमेंडमेंट्स इन सेक्शन 44AB, 44AD एंड 44ADA, ऑलरेडी मैंने इसकी अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड कर दी है और यूट्यूब पे ऑलरेडी वो पार्ट रिलीज्ड है। ऐसे समझिए कि पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स हम लोग दो पार्ट में करने वाले हैं। एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सेक्शन 44AB, AD एंड ADA। उसका यूट्यूब लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां मिल जाएगा, है ना सर। डिस्कशन कर लेते हैं अमेंडमेंट्स एक एक करके। और प्लीज ध्यान रखिएगा, आपने अगर पीजीबीपी, मान लीजिए मेरे आप स्टूडेंट हैं और आपने पीजीबीपी पिछले बैच से कंप्लीट कर रखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले बैच में प्रीवियस ईयर 22-23 रेफर हुआ था, असेसमेंट ईयर 23-24, एक साल बढ़ा देना है अपने क्लास नोट्स में, राइट। और जो अमेंडमेंट्स यहां डिस्कस कर रहा हूं, बस इनका ध्यान रखना है, आपका पीजीबीपी पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। डन सर। पेज नंबर 11.2 देख लेते हैं एक बार। पेज नंबर 11.2 पे क्या अमेंडमेंट्स है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट्स है सर। क्लास के अंदर क्या बात होती है इस पॉइंट को लेके, पॉइंट नंबर 5 बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स वाला जो पॉइंट है, इसमें क्या बात होती है, बिजनेस के कोर्स में, प्रोफेशन के कोर्स में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिलता है, कोई परक्यूजिट्स मिलता है, तो आप उसे पीजीबीपी इनकम मान के टैक्सेबल करेंगे। क्लास में एग्जांपल डिस्कस होता है क्या, कि अगर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ गिफ्ट देता है, बेनिफिट्स देता है, तो आप उसे सैलरी में परक्यूजिट्स बोल के टैक्सेबल कीजिए। और बिजनेस और प्रोफेशन के कोर्स में अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई परक्यूजिट्स मिल रहे हैं, तो उसे आपको पीजीबीपी इनकम माननी पड़ेगी। अब ये बेनिफिट्स किससे मिल सकते हैं सर, कस्टमर से मिल सकते हैं, वेंडर से मिल सकते हैं। मान लो मैं रिटेलर हूं, होलसेलर से मुझे ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मान लो मैं होलसेलर हूं, मुझे मैन्युफैक्चरर से बेनिफिट मिल सकते हैं। मान लो मैं कोई भी मान लो मैं मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैंने 1 करोड़ रुपए का मोबाइल बेचा, जिससे खुश होकर उस मोबाइल का मैन्युफैक्चरर ने मुझे कुछ गिफ्ट दे दिए। मान लो कोई फॉरेन ट्रिप दे दी, कोई मान लो लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया। तो बिजनेस के कोर्स में मुझे जो भी बेनिफिट्स मिलेगा, उसे इस पॉइंट को फॉलो करते हुए हमें पीजीबीपी इनकम ट्रीट करना पड़ेगा।
अच्छा, ये बेनिफिट जरूरी नहीं कि मतलब मुझे, मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो मुझे मैन्युफैक्चरर से ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैं डॉक्टर हूं तो मुझे पेशेंट से भी मिल सकता है बेनिफिट्स। मान लो मैं एक डॉक्टर हूं, प्रोफेशनल पर्सन हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने अपने पेशेंट का काफी अच्छा इलाज किया, उसने मुझे प्रोफेशनल फी तो दी, साथ में मुझे उसने मुझे कोई मान लो 2-3 लाख रुपए का महंगा कोई आइटम गिफ्ट कर दिया मेरे पेशेंट ने, तो उसको भी हम यहां टैक्सेबल करेंगे बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स बोल के। अब इसमें देखो क्लास में ये सारी बातें हो रखी हैं, एक नया एग्जांपल और दे रहा था अभी, क्या कि मान लो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैन्युफैक्चरर का काफी सारा माल मैंने खरीदा और उसको बेचा, 1 करोड़ 2 करोड़ का माल बेचा, माल बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, उसके अलावा मेरे मैन्युफैक्चरर ने मुझे क्या दे दिया, से 2-3 लाख रुपए का कोई फर्नीचर दे दिया, या सपोज करो 2 करोड़ का माल बेचने पर उसने मुझे 10 लाख रुपए की एक कार गिफ्ट कर दी, मुझे 3 लाख रुपए का एक फॉरेन टूर दे दिया, फैमिली टूर। ये सारे बेनिफिट्स परक्यूजिट्स यहां पे टैक्सेबल होते हैं। कंफ्यूजन क्या हो गई, अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा? सर एक्चुअली में यहां पर जो वर्डिंग्स थी ना, वर्डिंग्स वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स, और आगे जो वर्डिंग्स थी वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, इसके कारण डिस्प्यूट हो गया। क्या डिस्प्यूट हो गया कि इसमें जो बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स की बात हो रही है वो काइंड वाले बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स की बात हो रही है, कैश बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही। और ये मैटर डिस्प्यूट में चला गया, कोर्ट में जजमेंट्स भी आने लग गए कि इसमें सिर्फ वो बेनिफिट्स, वो परक्यूजिट्स जो काइंड में मिले हैं। मान लो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए एक सेल्स टारगेट अचीव किया, उसने मुझे एक 2 लाख रुपए की बाइक गिफ्ट की, तो वो तो टैक्सेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर वो मुझे 2 लाख रुपए का कैश गिफ्ट दे रहा है तो वो यहां टैक्सेबल नहीं हो रहा है, सेइंग कि ये मनी को डील नहीं करता है, सिर्फ जो बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स हैं इन काइंड उसको डील करता है। बट गवर्नमेंट का ऐसा व्यू नहीं था, इसका इंटरप्रिटेशन लोगों ने डिफरेंट तरीके से निकाला, कोर्ट में केस गया और कोर्ट में जो जजमेंट आने लग गए वो एसएससी के फेवर में आने लग गए, डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं आ रहे थे। तो अब मरता क्या ना करता, डिपार्टमेंट अमेंडमेंट्स करेगी ही करेगी। तो डिपार्टमेंट ने यानी इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो अमेंडमेंट हुआ उसमें इसने थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी कि भाई हम इसमें जो बेनिफिट्स परक्यूजिट्स की बात कर रहे हैं वो काइंड भी हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है। यानी अगर मुझे बिजनेस के कोर्स में किसी से कोई कैश बेनिफिट मिल रहा है तो उसको भी पीजीबीपी में टैक्स करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स arising from business or due to exercise of a profession, whether, अब वो जो बेनिफिट्स परक्यूजिट्स मिल रहा है बिजनेस के कोर्स में, प्रोफेशन के कोर्स में, आपके क्लाइंट से, आपके कस्टमर से, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी मिल सकता है बेनिफिट्स। मुझे अपने कस्टमर और क्लाइंट से मिल सकता है। मैं सीए हूं, मैं ऑडिट करने गया, ऑडिट मैंने किया, मेरा क्लाइंट ने मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट कर दिया 80,000 रुपए का, 80,000 का लैपटॉप गिफ्ट करे या 8,000 का मोबाइल गिफ्ट करे, सब इसमें टैक्सेबल होगा। क्या क्लास से पढ़ा है? 50,000 वाली कोई लिमिट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखते हैं। सर अगर गिफ्ट फ्रेंड्स से मिले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एम्प्लॉयर से मिले तो सैलरी, और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन के कोर्स में मिले तो पीजीबीपी। क्या पढ़ा है क्लास में? 50,000 वाली लिमिट जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ते हैं वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। सैलरी चैप्टर में 5,000 की लिमिट पढ़ते हैं वो यहां एप्लीकेबल नहीं है। यानी आपको यहां अगर कोई बेनिफिट्स, कोई परक्यूजिट्स 2-3 हजार रुपए वैल्यू वाला भी मिल रहा है तो उसको भी टैक्सेबल करना है। अब आगे ये लाइन तो पहले से थी, कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, ये लाइन न्यू ऐड कर दी गई कि वो बेनिफिट्स, वो परक्यूजिट्स कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड में भी हो सकता है। फाइनेंस एक्ट 2023, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स देख रहे हैं पीजीबीपी की अमेंडमेंट्स, एज्यूमिंग कि आप पीजीबीपी पहले पढ़े हुए हैं मेरे से या फिर कहीं और, यानी मेरे पिछले बैच के से स्टूडेंट हैं आप, पीजीबीपी आपने पिछले बैच से कंप्लीट किया हुआ है, राइट। अब सर ये अमेंडमेंट्स आपका डिस्कस्ड हो गया कि कुछ नहीं, एक क्लैरिटी आई है कि अगर कोई बेनिफिट्स परक्यूजिट्स मुझे कैश में मिल रहा है तो उसको भी यहां टैक्सेबल करेंगे, सेक्शन 28 में करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पॉइंट में करेंगे। अब ऐसी ही मिलती जुलती
एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन किस में आ रखी है, जो ऑलरेडी आप पढ़े हैं, ठीक है, 194R में। अगर आप मेरे, अच्छा ये 194R वाली क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है। टीडीएस टीसीएस के 7 लेक्चर हैं, 7 लेक्चर यूट्यूब पे हैं, ठीक है सर। टीडीएस टीसीएस की जो क्लास है उसमें 194R में भी बात होती है कि अगर बिजनेस और प्रोफेशन के कोर्स में अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिल रहा है तो उस पर बेनिफिट्स देने वाला टीडीएस काटेगा कितने का, 10% का। अगर वो बेनिफिट्स की वैल्यू कितने से ज्यादा है, 20,000 रुपए से ज्यादा है। तो ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है आपके लिए। ऑल्सो रेफर टीडीएस का सेक्शन 194R पेज नंबर 19.42। कौन सी बुक, 21st एडिशन की वॉल्यूम 2। सर 194R में जो बेनिफिट्स पर टीडीएस की बात हो रही है कि अगर बिजनेस के कोर्स में रेसिडेंट पेई को उसके बिजनेस या प्रोफेशन के कोर्स में उसे कोई बेनिफिट्स मिल रहा है तो जो बेनिफिट देगा वो 10% का टीडीएस काट के बेनिफिट पास ऑन करेगा। 194R में भी ऐसी ही मिलती जुलती अमेंडमेंट्स हो रखी है पेज नंबर 42 में। 194R के अंदर भी यहां पे क्लैरिफिकेशन आ रखा है कि भाई इस सेक्शन के अंदर जो बेनिफिट्स और परक्यूजिट्स की बात हो रही है ये भी कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, पार्टली कैश पार्टली काइंड में हो सकता है। यहां भी डिस्प्यूट था, हालांकि गवर्नमेंट ने सर्कुलर इशू करके ये पॉइंट डिस्कस कर रखा है यहां पे कि बेनिफिट्स परक्यूजिट्स कैश में भी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्यूट होने लग गया, सेक्शन के अंदर नहीं लिखा था, तो गवर्नमेंट ने 2 लाइन का क्लैरिफिकेशन यहां डाल दिया और सेक्शन 28 में इस पॉइंट को तो अमेंड ही कर दिया क्लैरिफिकेशन की जगह कि चलो अब ध्यान रखना तुम लोग। तो ये अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो गई, फटाफट इसको लिख लीजिए आप। पेज नंबर 11.2 में ये एक अमेंडमेंट्स डन, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट्स। अब सीधा चलते हैं एक बार किसमें, पेज नंबर 35D में, सेक्शन 35D में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 35D। वो अमेंडमेंट्स कर लेते हैं एक बार फटाफट, कुछ खास नहीं। पेज नंबर 11.31, पेज नंबर 11.31। सर पेज नंबर 11.2 हो गया, अब आते हैं 11.31 की एक छोटी सी अमेंडमेंट्स है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 11.4 सेक्शन 43B के अंदर, ठीक सर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D, इसके अंदर आप पढ़ते हैं कि बिजनेस कमेंसमेंट से पहले के किए हुए खर्चे या बिजनेस कमेंस ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अब आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और या फिर आप एक कोई नई यूनिट डाल रहे हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी से डबल ट्रिपल कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी फैक्ट्री चला रहे हैं अब एक और नई फैक्ट्री चलाएंगे, और या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, पहले कोई बिजनेस नहीं चला रहे थे। तो इन सब में कुछ सेलेक्टिव खर्चे अगर आप करते हैं तो उसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। फिर उसमें एक 5% की लिमिट लगाते हैं। पहले हम लोग खर्चे जोड़ते हैं, कितना खर्चा किया, उस पे फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की एक लिमिट लगाते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 5 करके 1/5 करके 5 साल तक अलाउ करते हैं। आपके साथ ऑलरेडी ये डिस्कस हो रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को लेके। अब इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 की क्या अमेंडमेंट्स है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं। क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया, अगर मैं पिछले बैच की बात करूं, क्लास में आप लोग को बताया गया कि भाई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में जो खर्चे हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, मार्केट सर्वे के और इंजीनियरिंग सर्विसेज के, सर आप इन चीजों के लिए खर्चा कर रहे हैं। तो क्लास में क्या पढ़ाया गया था कि इन चीजों पर जो खर्चा करना है, मतलब जैसे मान लो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए मार्केट सर्वे करवाने चाहते हैं, उसके लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, उसके लिए आप कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, से मार्केट सर्वे, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, उसकी फैक्ट्री लाने वाले हैं, अब आप मार्केट सर्वे करवाना चाहते हैं। तो क्लास में क्या पढ़ाया गया इस सेक्शन के अंदर कि ये मार्केट सर्वे क्या तो आप खुद करेंगे और या फिर आप किसी ऐसी एंटिटी से कराएंगे जो सीबीडीटी से अप्रूव्ड हो। तो वो लाइन हटा दी गई है। आपको ये खर्चे किसी से भी करवा लो, आप खुद खर्चे कर लो, ये
आप किसी भी एंटिटी से करवा लो, उसका सीबीडीटी से अप्रूव्ड होना जरूरी नहीं है। बस एक छोटी सी अमेंडमेंट्स है। पहले क्या पढ़े थे क्लास के अंदर? द एबव वर्क मस्ट बी कैरिड आउट बाय द एसएससी हिमसेल्फ और बाय अ कंसर्न विच इज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। यानी सीबीडीटी से अप्रूव्ड कोई एंटिटी हो, उसको आप हायर करके ये 3 काम आप करवा सकते हैं। तो ये लाइन हट गई। यानी अगर आप किसी थर्ड पार्टी से, मान लो मैं बिजनेस एक स्टार्ट करने वाला हूं, किसी एंटिटी को हायर करके मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरा मार्केट सर्वे कर दो, मेरे लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दो, तो मैं किसी से भी ये काम करवा सकता हूं। सामने वाले का सीबीडीटी अप्रूव्ड होना जरूरी नहीं है। बट उसकी जगह एक नई रिक्वायरमेंट आ गई है, एक स्टेटमेंट अपलोड करने की एक रिक्वायरमेंट आ गई है। स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सर अगर आपने ये 3 देखो ध्यान रखना, लीगल चार्जेस को अलग रखना, लीगल चार्जेस इसमें नहीं है, सिर्फ 3 खर्चे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहां पे नोट्स मॉडिफाई किया है। मेरे पिछले नोट्स में 4 खर्चे एक साथ दिए हुए थे, चौथा जो लीगल खर्चा है वो भी साथ में ही दिया हुआ था, वो अलग रखना। सर उसके अलावा तुम कंपनी हो तो मैंने क्या बोला था, 3 खर्चों का और बेनिफिट मिलता है, वो तो अलग है ही। मैं अभी सिर्फ ऊपर के 3 खर्चे की बात कर रहा हूं। किसकी? मैं अभी सिर्फ इस 3 खर्चे की बात कर रहा हूं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और या फिर मार्केट सर्वे, और या फिर ये इंजीनियरिंग सर्विसेज। तुम खुद करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम किसी और को हायर करके ये काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। बट तुमको खर्चे का अगर डिडक्शन लेना है और तुमने इन 3 आइटम पे खर्चे किए हैं, तो अब एक नई रिक्वायरमेंट है जिसका एग्जाम में तुमको एजम्पशन लेना पड़ेगा। तुम्हारे एग्जाम में क्या बोला हुआ है क्लास के अंदर, सेक्शन 35D में तुम्हारे एग्जाम में 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इन 3 खर्चों के लिए तुमको एक एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये 3 खर्चे जो तुमने किए हैं, खुद किए हैं या किसी और को पेमेंट करके उससे मार्केट सर्वे करवाया है, तो इन खर्चों से रिलेटेड तुमने स्टेटमेंट फर्निश कर दिया है। तुमको डिपार्टमेंट का जो भी प्रिस्क्राइब्ड पोर्टल होगा, जो भी अथॉरिटी हो, डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आके जो भी अथॉरिटी होगी उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। तुमको एक स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के लिए अपलोड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। जिस ईयर में भी तुम ये खर्चे कर रहे हो, जिस ईयर के लिए भी तुम इस खर्चों का अब 1/5 करके तुम आगे बेनिफिट लेने वाले हो। अरे खर्चे किसी न किसी ईयर में करोगे। जो तुम्हारा पहला साल होगा, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का 5 साल तक बेनिफिट लेते हैं, 1/5। अब तुम जो 5 साल तक बेनिफिट लोगे, उसका जो पहला साल होगा, उस पहले साल के लिए तुमको ये काम करना पड़ेगा। ऐसे समझो, क्या करना है, कुछ नहीं। जैसे हम लोग यहां पर एक ऑडिट का पॉइंट था कि तुमको बुक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी और तुम्हारा रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है उससे 1 महीना पहले तुमको इस ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करना पड़ेगा। बस वैसी एक नई रिक्वायरमेंट आई है स्टेटमेंट अपलोड करने की, बस ये ध्यान रखना है। द एसएससी शैल फर्निश अ स्टेटमेंट containing the particulars of above expenses within 1 month prior to the due date of furnishing the return of income as specified in section 139(1) to such income tax authority as may be prescribed in the rules in prescribed form for each previous year electronically। जिस भी ईयर में तुम ये खर्चे कर रहे हो, ठीक है, जिस भी बेसिकली देखो कंप्लायंस करना है तुमको, इन खर्चों का डिडक्शन लेना है। अब पहले साल जो भी डिडक्शन लोगे तुमको डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3AF। 3AF एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड हुआ है, इसको तुमको अपलोड मारना होगा। अच्छा, जनरली 35D का बेनिफिट कब मिलता है, जब तुम ऑडिट करवाते हो। तो सर ऑडिट की ROI ड्यू डेट क्या होती है, 31 अक्टूबर, और आपका ईयर है 23-24, तो 2024। तो तुमको ये स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 3AF कब तक अपलोड कर देना है, 30 सितंबर 2024 तक अपलोड कर देना, 1 मंथ प्रायर टू द ROI ड्यू डेट। तुम्हारी ROI की ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर, क्योंकि नीचे ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो तुम्हारा ये स्टेटमेंट अपलोड हो जाना चाहिए कब तक, 30 सितंबर तक। सर स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, वही अगर तुमने खर्चे खुद किए हैं तो वो डिटेल बता दो, खुद किए हैं, और तुमने किसी और से करवाए हैं ये खर्चे, किसी और से तुमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मान लो बनवाया है, तो वो किससे बनवाया, उसका पैन नंबर क्या है, पेमेंट कैसे की हो,
कैश में या अदरवाइज, टीडीएस काटे हो या नहीं काटे हो, यही सब इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। बट एग्जाम में एजम्पशन लेना पड़ेगा तुमको कि तुमने ये स्टेटमेंट फर्निश कर दिया है ताकि तुम इन 3 खर्चों का बेनिफिट ले सको। सर ये जो स्टेटमेंट है उसमें यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। स्टेटमेंट जो अभी नया प्रिस्क्राइब्ड हुआ है वो यहां एप्लीकेबल नहीं है, स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल हियर, ये ध्यान रखना है तुमको। ये भी अमेंडमेंट आपकी हो गई, छोटी सी अमेंडमेंट्स है और मुझे लगता है एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखती है इसकी। तुम जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे बनाओ, अब तुम ये 3 खर्चे किसी से भी करवाओ, खुद करो या किसी भी कंसर्न से कराओ, वो अप्रूव्ड है नहीं है, तुम खर्चों को ऐड कर लेना, 5% पे रोक देना और उसके बाद 1/5 करके 5 बार बेनिफिट ले लेना। और एक छोटा सा नोट दे देना कि तुमने वो जो शुरू के खर्चे, मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इंजीनियरिंग सर्विस, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट तुमने फर्निश कर दी है इलेक्ट्रॉनिकली, बस तुमको एक छोटा सा नोट डालना है। पेज नंबर 31, वीडियो रोक के आपने लिख लिया, डन। चलिए सर, अब सेक्शन 43B। सर सेक्शन 43B में आ गए हम लोग पेज नंबर 11.4 में। सर इसमें फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू अमेंडमेंट्स में एक पॉइंट और ऐड कर दिया है। सर जो आप पढ़े हैं, जितने भी क्लास में कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े मेरे से, मान लो आप मेरे पिछले बैच के स्टूडेंट्स हो, 43B से रिलेटेड जितने भी तुमको एग्जांपल्स कराए हैं, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, सब एज इट इज अप्लाई करना एग्जाम में, खाली वो 1 साल बढ़ा देना। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया प्रीवियस ईयर 22-23 का, तुम्हारा एग्जाम का क्वेश्चन होगा 23-24 का, तुमको 1-1 साल बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। सर क्लास में तुमको क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था मोटा मोटी यहां पर 7-8 तरह के खर्चे हैं, 8 तरह के खर्चे हैं। सर उसमें कहीं कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। सर 43B में क्या है, एक नया खर्चा और ऐड हो गया है। तो यानी जो तुम पढ़े हो, जितने भी एग्जाम्पल्स तुमने किए हैं, सब सेफ हैं, सब एज इट इज तुमको एग्जाम में अप्लाई करना है। चाहे वो यहां पर ड्यूटी सेस की बात हो रही थी, यहां पर इंटरेस्ट की बात हो रही थी, बैंक था शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अगेन यहां पे इंटरेस्ट और लोन की बात हो रही थी, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर यहां पर एनबीएफसी वाले लोन की बात हो रही थी, या फिर एम्प्लॉय को बोनस, कमीशन या लीव सैलरी देना हो, और या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसकी बात हो रही हो, और या फिर तुमने रेलवे को पेमेंट किया हो किसी भी नेचर का। मैंने बोला था यहां पे रेंट भी हो सकता है, यहां पे फ्रेट भी हो सकता है, यहां पे एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, क्लास में ऑलरेडी बोला हुआ है। तो सर ये एज इट इज, यहां कहीं कोई चेंजेस नहीं है फाइनेंस एक्ट 2023 में। जो भी आपने क्लास में कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है सब एज इट इज अप्लाई कर देना। अब इसी में एक छोटी सी अमेंडमेंट यहां पे हुई है एनबीएफसी को लेके। क्लास में आपने क्या पढ़ा था, यहां पे एनबीएफसी की कैटेगरी पढ़ी थी कि भाई तुमने जो, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो 43 भी क्या बोलता है, तुमको खर्चों का डिडक्शन कब मिलेगा, जब तुमने उसकी पेमेंट कर दी हो। पेमेंट कब तक करनी है? सर सेम ईयर में कर दो जिस ईयर के खर्चे हैं, या फिर कहां तक कर दो, आरओआई के ड्यू डेट तक कर दो। पढ़ा हुआ है आपने। अब उसी में खर्चा कौन सा था कि आपने लोन लिया हुआ है, कहां से, एनबीएफसी से, तो उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन कब मिलेगा, जब तुम उसको पे कर दो। और एनबीएफसी में 2 कैटेगरी थी, एक कैटेगरी थी डिपॉजिट टेकिंग नॉन एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, और एक और कैटेगरी थी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एक था डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और दूसरा था सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये 2 कैटेगरी हटा दी। देखो सर एनबीएफसी की ये जो कैटेगरी है ये आरबीआई डिसाइड करती है, और आरबीआई ने ये कैटेगरी बनानी बंद कर दी। आरबीआई ने एनबीएफसी की नई गाइडलाइंस इशू कर दी, उसमें एनबीएफसी की उसने 4 कैटेगरी बनाई। उसमें ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। कैसी कैटेगरी? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जब आरबीआई ने ऐसी कोई कैटेगरी बना ही नहीं रही है तो इनकम टैक्स में इसका रेफरेंस तो हटाना पड़ेगा।
तो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B में ये अमेंडमेंट्स आई, बोला कि नहीं अब ऐसी कोई कैटेगरी यहां पर नहीं है डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग की, हम सिंपल वो वाली एनबीएफसी लेंगे जिसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालेगी। सर यहां कौन सी एनबीएफसी आएगी? तो गवर्नमेंट यानी सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आएगा इसमें, उसमें हम जो जो क्लास कवर करेंगे वो क्लास यहां पर आ जाएगा। एनी सम पेएबल बाय एसईसी एज अ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग, अब कहां से ये लोन बोरोइंग्स ले रहे हो? फ्रॉम सच क्लास ऑफ एनबीएफसी एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गेजेट इन दिस बिहाफ। यानी इनकम टैक्स में नोटिफिकेशन आएगा, वहां कैटेगरी डिसाइड करेंगे कौन कौन सी एनबीएफसी आएगी, बस उन एनबीएफसी पे तुम 43 भी लगा देना। अब इसका नोटिफिकेशन आया, इसका नोटिफिकेशन जो आया है नोटिफिकेशन नंबर 80/2023, वो नोटिफिकेशन आया है 22 सितंबर 2023 को। और इसमें कौन कौन सी एनबीएफसी कवर हुई? तो एक एनबीएफसी का कैटेगरी है टॉप लेयर, बेसिकली टॉप लेयर एनबीएफसी। दूसरी कैटेगरी है अपर लेयर एनबीएफसी। तीसरी कैटेगरी है मिडिल लेयर एनबीएफसी लेयर। एक चौथी कैटेगरी और होती है एनबीएफसी की, वो है बेस लेयर एनबीएफसी। बेस लेयर एनबीएफसी को यहां कवर नहीं किया गया, यानी मान लो तुम बेस लेयर एनबीएफसी से लोन बोरो करते हो और उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन तुम ले सकते हो, 43B वहां अप्लाई नहीं होगा। देखो 43B अप्लाई होगा मतलब पेमेंट करो तभी डिडक्शन लो, और 43B अप्लाई नहीं हो रहा है मतलब डिडक्शन ले सकते हो, खर्चा इनकर्ड है डिडक्शन ले सकते हो, भले पेमेंट करो या ना करो। तो यहां पर जो पहले से रेफरेंस आ रहा था डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, वो रेफरेंस हटा दिया। उसकी जगह गवर्नमेंट ने बोला हम नोटिफिकेशन इशू करके बताएंगे कि कौन सी एनबीएफसी कवर्ड है। नोटिफिकेशन में एनबीएफसी की 4 में से 3 कैटेगरी कवर कर ली। 3 कैटेगरी कौन कौन सी कवर की? टॉप लेयर एनबीएफसी, अपर लेयर एनबीएफसी, मिडिल लेयर एनबीएफसी। तुम्हारे से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मेरे हिसाब से पूछता है तो मैंने बता दिया। एनबीएफसी की 4 कैटेगरी है फ्रॉम आरबीआई, उसमें से एक कैटेगरी यहां कवर नहीं है, कौन सी? बेस लेयर एनबीएफसी। बाकी की 3 कैटेगरी यहां कवर है, वो 3 कैटेगरी है टॉप, अपर और मिडिल लेयर एनबीएफसी। ये कैटेगरी है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। अब ये कैटेगरी कैसे बनती है, क्या देख के बनती है? कुछ 1000 करोड़ वाली लिमिट सब की बात है, उसके अंदर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग की बात है, उसमें नहीं जाना अपने को। और पहले क्लास में 500 करोड़ की बात पढ़ाया था, वो सब हटा देना पिछले नोट्स में। अब बेसिकली है ही नहीं 500 करोड़ 1000 करोड़ तुमको देखना ही नहीं है। कौन सी एनबीएफसी है? गवर्नमेंट नोटिफिकेशन डालेगी। नोटिफिकेशन में 4 में से 3 को कवर कर लिया। कौन कौन सी 3? टॉप, अपर और मिडिल, बस इतना ध्यान रखना है। अब ऐसी ही मिलती जुलती अमेंडमेंट्स पेज नंबर 64 पे हुई है, लेकिन फिर वो किसके लिए? सीएमए स्टूडेंट्स के लिए ओनली, सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। देखो 2 बच्चे हमें रेफर करते हैं क्लास हमारी, सीए इंटर, सीएमए इंटर। ये जो सेक्शन है 43D, ये सीएमए के सिलेबस में है, तो यहां भी सेम चीज हो गया, वही डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का रेफरेंस हट गया। यहां भी वही बात आ गई कि वो एनबीएफसी जो हम नोटिफाई करेंगे, और अगेन यहां पर वो 3 एनबीएफसी हैं, कौन सी? जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अपर वाली, मिडिल वाली और टॉप वाली। अपर, मिडिल और टॉप सेम चीज। तो 43B की अमेंडमेंट भी एक तरह से हमने कवर कर ली। 43D की अमेंडमेंट जो पेज नंबर 64 में थी सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, हमने कवर कर ली। ठीक है, अब देखो मोटा मोटी देखो 11.2 क्लियर है, 11.31 क्लियर है, 11.64 क्लियर है, 11.4 सेक्शन 43B की एक अमेंडमेंट छोटी सी अभी थी एनबीएफसी को लेके, वो कवर हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स में जा रहे हैं, वो 3-4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुनना है आपको। और ये पार्ट बी हो गया, पेज नंबर 54, 56 और 60, ये मान लो पार्ट बी हो गया, जिसकी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है। ठीक है, हो सकता है मैं दोनों पार्ट को मर्ज करके
फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूं, या हो सकता है मैं दोनों को अलग अलग रखूं। तो अगर इस वीडियो में आपको पेज नंबर 54, 56, 60 की अमेंडमेंट्स ना मिले तो उसका वीडियो यूट्यूब पे आगे पीछे देख लेना, मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है सर, इसी सेक्शन में एक अब दूसरी अमेंडमेंट्स और है। 43B में हम क्या पढ़ते हैं, ये जो खर्चे दे रखे हैं यहाँ पे 7-8 खर्चे, जिसमें हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, शेड्यूल्ड बैंक के लोन की बात करते हैं, बोनस कमीशन लीव सैलरी की बात करते हैं, रेलवे के पेमेंट्स की बात करते हैं, और या फिर हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू फंड की बात करते हैं। क्या क्लास में डिस्कस करते हैं, ये पेमेंट्स जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में कर दो, या उस ईयर के बाद कब तक कर दो, आरओआई के ड्यू डेट तक कर दो। पढ़ते हैं। अब इसमें एक जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ये न्यू ऐड हुई है यहां पे, जिसको मैंने अलग रखा। 43B की अमेंडमेंट सर, हाँ ये सेक्शन 43B अमेंड हुआ है सर। इसको आपने अलग क्यों रखा है? क्योंकि हम इसमें आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखेंगे, आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखेंगे। पेमेंट किसको कर रहे हैं आप? सर 43B सेक्शन क्या बोलता है? अभी तक आप क्या जानते थे? 43B क्या बोलता है? डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर मिलेगा। ठीक, और यहां पर एक रिलीफ था कि पेमेंट कब तक कर सकते हो, आरओआई के ड्यू डेट तक कर सकते हो। अगर आरओआई के ड्यू डेट तक कर दिए हो तो जिस ईयर में तुमने खर्चा किया है उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। ये तो था 43B। सारे एग्जांपल्स आपको पता है। नई चीज जो आई है, इसमें आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखते, डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलेगा, लेकिन आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखना है। ड्यू डेट जो पेमेंट की डेट निकलेगी इसमें, वो कहां से निकलेगी? एक रेलिवेंट एक्ट है उसमें जाके वहां से निकलेगी। अब इसी पर हमें एग्जांपल्स देखने हैं। 10-15 मिनट आपको और लूंगा, ये अमेंडमेंट्स डिस्कस कर लूंगा, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट और लूंगा मैं आपका। ठीक है सर, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेएबल। सर हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा है, हमने कुछ लिया है। क्या लिया है? सर हम यहां गुड्स भी ले रहे हैं और हो सकता है हम यहां सर्विसेज भी ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं हम कौन सा गुड्स परचेज कर रहे हैं और कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विसेज रिपेयर की भी हो सकती है, सर्विसेज एडवर्टीजमेंट की भी हो सकती है, गुड्स का नेचर यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, हम कौन है? हम कौन है? तो सर हम एक बिजनेसमैन है, हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट किसको कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हैं? पेमेंट गुड्स के लिए कर सकते हैं, सर्विसेज के लिए कर सकते हैं, नेचर नहीं मालूम। ये मेरी, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मान लो मेरी एक दुकान है और मुझे कुछ सामान खरीद के अपनी दुकान पर बेचना है, तो कोई भी सामान हो सकता है। मान लो कि मैं फैक्ट्री चलाता हूं और मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना है और रॉ मटेरियल तुम बनाते हो अपनी फैक्ट्री में, तो ये वो भी हो सकता है। जैसे हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा, ये H नंबर पॉइंट, रेलवे को जो पेमेंट जा रही है किसी भी नेचर की हो सकती है, रेंट, फ्रेट, एडवर्टीजमेंट। वैसे ही ध्यान रखना, यहां जो पेमेंट की नेचर है गुड्स से रिलेटेड भी हो सकती है, सर्विसेज से भी रिलेटेड हो सकती है। पेमेंट जा किसको रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को जा रही है, मीडियम यहां पर नहीं है। किसको जा रही है पेमेंट? माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जो कहां रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड होने चाहिए कहां? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में ये एंटिटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो एक्ट है इसमें 3 तरह की एंटिटी है, 3 तरह की एंटिटी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। मीडियम को पेमेंट करो नहीं करो कोई टेंशन नहीं है। बोला सर अगर पेमेंट हम, मान लो हम जो खर्चे कर रहे हैं, हमने गुड्स और सर्विसेज जो लिया है और अब जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो मीडियम इंटरप्राइजेज है, 43 भी नहीं लगेगा। मतलब तुम उसको पेमेंट करो ना करो खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर सामने वाला माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज हुआ जो कि रजिस्टर्ड है इस एक्ट में, तो पेमेंट टाइमली करनी पड़ेगी हमें, तभी हमें पीजीबीपी में खर्चे का डिडक्शन मिलेगा। अब पेमेंट टाइमली करनी पड़ेगी, वो टाइम कौन देगा? सर उसी एक्ट का सेक्शन 15 देगा। आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखना। सर पेमेंट कब तक करनी है, इसके लिए अब उसी एक्ट में जाके सेक्शन 15 देखेंगे। अब उसी एक्ट का सेक्शन 15 क्या बोलता है, ध्यान रखना।
मैं सेक्शन 15 डिटेल्ड में नहीं पढ़ा रहा, जितना आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है उतना ही पढ़ा रहा हूं। मतलब मैं MSMED एक्ट नहीं पढ़ा रहा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप CA इंटर या CMA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, आपके कोर्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं लिमिटेड वे में। सेक्शन 15 में काफी बातें लिखी हुई हैं, मैं सारा यहां कवर नहीं कर रहा। मतलब आप बोलोगे सर हर वो बात कवर करो जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में काम आएगी ऑफिस में काम करते हुए, तो मैं उतना कवर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूं यहां की अमेंडमेंट्स को। प्लीज ये ध्यान रखना। बहुत बार वीडियो प्रोफेशनल्स लोग और अकाउंटेंट लोग देखते हैं और अपनी ऑफिस में इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसके सारे पॉइंट्स कवर नहीं करना। ओनली फॉर CA इंटर एंड CMA इंटर एग्जाम्स में जो रेलिवेंट पाथ है वो मैं कवर कर रहा हूं। सर 43B में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर तुम कोई गुड्स और सर्विसेज ले रहे हो किससे, माइक्रो इंटरप्राइजेस से या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस से जो रजिस्टर्ड हो इस रेलिवेंट एक्ट में, और उसको पेमेंट अगर कर देते हो तुम एज पर सेक्शन 15 ऑफ दैट एक्ट ओनली, तो तुमको खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा क्योंकि तुमने पेमेंट कर दी। और पेमेंट मान लो तुम कर रहे हो से अगले साल, तो फिर डिडक्शन भी अगले साल मिलेगा खर्चे का, यानी खर्चे का डिडक्शन पेड बेसिस पर मिलेगा। और पेमेंट कब तक करनी है, तो सेक्शन 15 क्या बोलता है, तुमने जिससे गुड्स लिया, जिससे सर्विसेज ली, उसके साथ अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है पेमेंट करने का, तो जो तुम्हारा रिटर्न एग्रीमेंट में टर्म्स डिसाइड हुआ है, से पेमेंट 30 दिन के अंदर करनी है, पेमेंट 40 दिन के अंदर करनी है, पेमेंट 20 दिन के अंदर करनी है, 45 दिन से ज्यादा फिर भी नहीं मिलेगा। मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने तुमसे कोई गुड्स या सर्विसेज ली हो, अब मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूं। हमारे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो रखा था कि पेमेंट मैं 60 दिन के अंदर कभी भी करूंगा, 60 दिन, तो फिर 45 दिन के अंदर माना ये 43B 45 दिन लेगा कि 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, 45 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा मौका। ठीक है सर, एग्रीमेंट कहता है मान लो 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, तो फिर 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दो, डिडक्शन ले लो। ठीक सर, एग्रीमेंट कुछ नहीं कहता है, साइलेंट है, मैंने तो गुड्स और सर्विसेज ले ली और हमारे पेमेंट के टर्म्स कुछ भी डिसाइड नहीं हुए थे, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर बोलता है पेमेंट 15 दिन के अंदर करनी होगी, 15 दिन के अंदर कर दो, डिडक्शन ले लो। 15 दिन के अंदर नहीं करोगे तो फिर जिस ईयर में तुम पेमेंट करोगे उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा 43B। ROI वाली ड्यू डेट यहां पर रेलिवेंट नहीं है, आपके असेसमेंट ईयर में ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। अभी एग्जांपल कराऊंगा, घबराना मत। बोला सर ये जो एक्ट है, इस एक्ट में हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला इंटरप्राइजेज स्मॉल है या माइक्रो है। ध्यान रखना, अगर सामने वाला मीडियम इंटरप्राइजेज है, पेमेंट टू मीडियम इंटरप्राइजेज, तो 43B नॉट एप्लीकेबल। यानी तुमने सामान ले ली, सर्विसेज ले ली, खर्चा इनकर्ड कर दिया, डिडक्शन ले लो, पेमेंट करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एग्जाम में तुम्हें हो सकता है पहचानना पड़ जाए, हो सकता है यहां पर तुमको MCQ आ जाए 2 मार्क्स के लिए। ध्यान रखना पड़ेगा कि हम माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलेंगे, तो जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरर है, क्या वो गुड्स, क्या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहा है। प्लीज ध्यान रखिएगा, पेई ट्रेडर नहीं होना चाहिए। जिसको हम पैसा दे रहे हैं, जिससे गुड्स और सर्विसेज लिए हैं, वो कौन होना चाहिए, माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस। वो कौन होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन MSMED एक्ट 2006। और सामने वाला मैन्युफैक्चरर नहीं है, ही इज अ जस्ट ट्रेडर, तो 43B अप्लाई नहीं होगा। 43B इज नॉट एप्लीकेबल अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं गुड्स के लिए वो ट्रेडर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। हम यहां किसके लिए 43B में जो अमेंडमेंट्स आई है वो किसके लिए आई है, जिससे आप गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कैसा मैन्युफैक्चरर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है। सर पेमेंट करने वाला यानी आप जिसको खर्चे का डिसअलाउ अलाउ करेंगे वो कोई भी हो सकता है, वो ट्रेडर भी हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। पेमेंट करने वाला कोई भी हो सकता है, पेयर। सर पेयर कोई भी हो सकता है, हम यहां पेयर की बात ही नहीं कर रहे, हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, पेई की।
पेमेंट जिसको जा रहा है वो कौन होना चाहिए? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम नहीं होना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए इस एक्ट में। वो कौन होना चाहिए? ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर? नहीं सर, वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। अगर सामने वाला गुड्स का मैन्युफैक्चरर है तो माइक्रो इंटरप्राइजेस कब होगा? वो जब उसकी जो फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख और उससे कम है। तो स्मॉल कब होगा? 25 लाख से ज्यादा 5 करोड़ तक है तो स्मॉल होगा। सामने वाले से तुम सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट है। सर्विसेज के लिए सामने वाला माइक्रो कब कहलाएगा? जब उसकी इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट में 10 लाख और उससे कम है। और स्मॉल कब कहलाएगा? जब 10 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक है। तो यानी आपकी अगर सामने वाला गुड्स मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है तो 25 लाख की लिमिट देखनी है, सर्विसेज के लिए 25 की जगह पर 10 की देखनी है। और स्मॉल में क्या देखनी है? 5 करोड़ और 2 करोड़। बोला सर 8 करोड़ वाला हुआ तो तब तो वो मीडियम होगा, तब तो 43 भी लगाएंगे ही नहीं। सर मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूं, जिससे मैंने गुड्स परचेज किया है, सामने वाला मैन्युफैक्चरर है लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ की है, तो वो स्मॉल हुआ नहीं, माइक्रो हुआ नहीं, 43 भी लगेगा नहीं। तो तुमको ये लिमिट ध्यान रखनी पड़ेगी। अब यहां क्या कहता है? ये जो तुम प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट काउंट करोगे, फॉर कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस एंड सच नोटिफाइड आइटम्स शैल बी एक्सक्लूडेड। इसकी कोई खास यूज आपके लेवल पे नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, बट प्लीज ध्यान रखना यहां पर एक एग्जाम में तुमको पहचानना पड़ेगा कि तुम्हारा वो सामने वाला इंटरप्राइजेज स्मॉल है नहीं है, माइक्रो है नहीं है। दूसरा, पेमेंट के लिए तुमको टर्म्स देखने पड़ेंगे कि जिससे तुमने गुड्स लिया है, जिससे सर्विसेज ली है, उसके साथ तुम्हारे क्या टर्म्स हैं पेमेंट करने के। आरओआई ड्यू डेट देख के अलाउ करने वाली बात यहां मत देखना, ठीक। ये हो गई रीडिंग अमेंडमेंट्स की। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे मेरी तरफ से। बाकी जो आपको क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, यहां कोई चेंजेस नहीं है, यहां कोई चेंजेस नहीं है। इन सब को समझाने के लिए क्लास में जितने मैंने एग्जांपल दिए थे सब एज इट इज तुम अप्लाई करना, ठीक है। यहां जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने दिए थे छोटे छोटे, सब एज इट इज अप्लाई करना। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल्ड बात हुई है, सब एज इट इज बात करना। तुम्हारे को क्लास में रेलवे का काफी सारा एग्जाम्पल दिया है, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी को लेके, इंटरेस्ट को लेके या बोनस और सैलरी को लेके एग्जाम्पल दिए थे, सब एज इट इज अप्लाई करना। 43 भी अप्लाई नहीं हुआ मतलब तुम खर्चे की पेमेंट करो ना करो डिडक्शन मिलेगा। 43 भी अप्लाई हुआ तो पेमेंट करना जरूरी है। ये क्या कहता है? आरओआई ड्यू डेट। और जो नई अमेंडमेंट्स आई है वो क्या कहता है? पेमेंट के लिए सेक्शन 15 ऑफ दैट एक्ट देखो। और उसमें तुमको पता चल गया कि सर अगर पेमेंट टर्म्स क्लियर नहीं है तो 15 दिन, और अगर पेमेंट टर्म्स एग्रीड है तो फिर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। अब एग्जांपल देख लेते हैं, 5 मिनट और लूंगा आपका, फटाफट ये चीज नोट कर लो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। कुछ एग्जांपल्स अब मेरी तरफ से, है ना। ये तो छोटी छोटी बातें हैं रेफरेंस के लिए। 43 बी, पहले आप क्या पढ़े क्लास में वो देख लेते हैं। 43 बी में आप क्या पढ़ते हो? बुक्स आपका मर्केंटाइल सिस्टम पे होना चाहिए तभी ये सेक्शन लगेगा। मान लो तुम्हारा बुक्स 40 कैश बेसिस में है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। मान लो तुम प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ टैक्सेशन फॉलो करते हो, तुम 44 एडी वाले हो, एडी ए वाले हो, एई वाले हो, तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां हम खर्चे का अलाउ, डिसअलाउ, एडलेस नहीं करते। तो तुम बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे रखते हो। तो नॉर्मल नियम क्या पढ़े तुम? अभी अमेंडमेंट्स की बात नहीं हो रही, जो पहले से चला आ रहा है खर्चे की। एक्सपेंसेज शुड बी अलाउड इन प्रीवियस ईयर इफ इट इज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर नॉर्मली जब हम बुक्स को मर्केंटाइल सिस्टम पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है? तुम उन खर्चों की पेमेंट करो या ना करो, आपके खर्चे अलाउ हो जाएंगे अगर तुमने वो इनकर्ड कर दिए हैं, यानी एक्रूवल बेसिस पे। सर मान लो मेरी ऑफिस में मैंने रिपेयर करवा लिया है तो खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे मैं उसको पेमेंट करूं या ना करूं। नॉर्मल मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक।
अब 43 भी क्या कहता है, कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब तुम उसको पे कर दो। पे कब तक कर दो, या तो सेम फाइनेंशियल ईयर में कर दो या पेड बाय आरओआई ड्यू डेट तक कर दो। अब उस एक्सपेंस में तुम टैक्सेस ले लो, तुम उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक्स ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लो, कोऑपरेटिव बैंक्स ले लो, और या फिर तुम वो एनबीएफसी ले लो। ठीक है, अब तो एनबीएफसी में कैटेगरी भी आ गई, अपर मिडिल और टॉप वाली। सर या फिर आप यहां पर बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय ले लो, वही सब बात जो तुम ऑलरेडी क्लास में जानते हो, पेमेंट टू रेलवे। एक एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं जो तुम ऑलरेडी पढ़े हुए हो क्लास में। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, मान लो तुम्हारा आरओआई ड्यू डेट कितना है, 31 जुलाई। तुम्हारा एक खर्चा है कस्टम ड्यूटी पेएबल 1 लाख रुपए, एक्सपेंसेस है तुम्हारा प्रीवियस ईयर 23-24 से रिलेटेड। क्या इस कस्टम ड्यूटी में कोई अमेंडमेंट्स आई है? नहीं, नो अमेंडमेंट्स। ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो तुम क्लास में पढ़े हो, यहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं आई है। सर मेरा एक बिजनेस में कस्टम ड्यूटी का खर्चा है, आप इसे अलाउ कर दोगे? हाँ कर दूंगा, तुम इसको पेमेंट कर दो, मैं अलाउ कर दूंगा। 43 भी यहां लगेगा? हाँ लगेगा, 43 भी कस्टम ड्यूटी है, टैक्स ड्यूटी सेस फी पे 43 भी लगता है। तुम इसको पे कर दो, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो सर 1 लाख रुपए में से 30,000 प्लस 50,000, 80 प्लस 15 और प्लस 5, टोटल कितने हो गए? 1 लाख। तुम्हारा खर्चा प्रीवियस ईयर 23-24 का है, तुम इसको कब तक पे कर सकते थे? तुम सेम ईयर में 31 मार्च तक कर दो, या उसके बाद तुम आरओआई के ड्यू डेट 31 जुलाई तक कर दो। तो तुमने ये दोनों खर्चे तो पे कर दिए अच्छे से, एक सेम ईयर में कर दिया 30,000 और एक आरओआई के ड्यू डेट तक कर दिया, तो तुमको ये प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। अब ये दोनों खर्चे तुमने आफ्टर आरओआई ड्यू डेट किए हैं। सर आरओआई ड्यू डेट देखेंगे? हाँ देखेंगे ना, जो खर्चे तुम पहले से जानते हो उसमें तो आरओआई ड्यू डेट देखेंगे। अब ये दोनों खर्चे तुमने आरओआई ड्यू डेट के बाद किए हैं, तो इसका डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर 24-25 में, इसका डिडक्शन मिलेगा प्रीवियस ईयर 25-26 में। क्लास में बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, इसको 24-25 लिख देते हैं क्योंकि ये जून देख के, सर जून देखते ही 1 साल पीछे चले आते हैं, जैसे इस जून में 1 साल पीछे आ गए। ये क्लास में तुमको डिटेल में एनालाइज करा रखा है कि आरओआई ड्यू डेट के बाद जब तुम पेमेंट करोगे तो फिर तुम जिस ईयर में करोगे उसी ईयर में डिडक्शन लेना। ये तो तुमको क्लास में मार मार के सिखा रखा है, इसलिए जानबूझकर मैंने 1 जून का एग्जाम्पल दिया है। सर 1 दिसंबर 2024 तुम इसको 24-25 में डिडक्शन ले लेना 15,000 का, और 1 जून 2025 इस 5,000 का डिडक्शन तुम 25-26 में लेना, 24-25 में नहीं। यही तुम पढ़े थे क्लास में। अब नए में चलते हैं, अब हम नए में चलते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट। सर नए कॉन्सेप्ट की रीडिंग हो गई है, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप पेमेंट कर रहे हो किसको? माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस को। किस चीज का? सर गुड्स का भी कर सकते हो, सर्विसेज का भी कर सकते हो, लेकिन गुड्स के केस में सामने वाला कौन होना चाहिए? फिर मैन्युफैक्चरर, या फिर सामने वाला सर्विस दे रहा है। ट्रेडर होगा, होलसेलर रिटेलर होगा, तो फिर आप 43 भी मत अप्लाई करना, 43 भी नॉट एप्लीकेबल। अगर सामने वाला जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो, जिससे तुमने गुड्स परचेज किया, वो जस्ट एक ट्रेडर है, रिटेलर है, होलसेलर है, तो 43 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब तुम उसको पेमेंट करो ना करो, माल खरीदे हो, खर्चे का डिडक्शन ले लो। सर्विस में कोई भी सर्विस हो सकती है, एनी। सामने वाला मीडियम इंटरप्राइजेज नहीं होना चाहिए। मीडियम कौन? वही सर जिसके प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 5 करोड़ से अधिक होगा गुड्स के केस में, सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग के केस में, सर्विस के केस में 2 करोड़ से ऊपर होगा। मीडियम नहीं होना चाहिए। और सामने वाले एंटिटी जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो, जिससे तुमने गुड्स और सर्विसेज लिया है, वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड विथ वही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। 43 भी लगेगा? लगेगा। डिडक्शन कैसे मिलेगा? सर पेमेंट कर दो, डिडक्शन ले लो। पेमेंट के लिए क्या देखना है? कभी 15 दिन देखना है और कभी 45 दिन देखना है, और या फिर एग्रीमेंट अगर 32 दिन का होगा तो 32 दिन भी देखेंगे। 45 दिन में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम 45 डेज। तो मान लो एग्रीमेंट तुम्हारा 30 दिन का हो रखा है तो 30 दिन देख लेंगे। एग्रीमेंट 15 दिन, एग्रीमेंट नहीं हो रखा है तो 15 दिन, एग्रीमेंट 90 दिन का हो रखा है तो 45 दिन, और एग्रीमेंट अगर 35 दिन का है तो फिर 35 दिन। यही तो है।
सर डिडक्शन पेमेंट बेसिस में मिलेगा। पेमेंट का ड्यू डेट देखेंगे सेक्शन 15 के थ्रू, जो उसी एक्ट का सेक्शन है। आरओआई की ड्यू डेट नहीं देखेंगे। बात हो गई। अब एग्जाम्पल, ये बायर यानी एग्जाम में तुम्हारा एसईसी है, ये एसईसी, इसकी तुम पीजीबीपी इनकम निकालने वाले हो, और ये बायर है मतलब सर्विसेज ले रहा है या गुड्स खरीद रहा है, तभी तो ये पेमेंट करेगा। सर मैं खरीदूंगा तभी तो पेमेंट करूंगा। तो एसईसी तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है 43B का अलाउ डिसअलाउ, तुम 43B का जो अलाउ डिसअलाउ करोगे, अलाउ डिसअलाउ जो करोगे वो किसके लिए करोगे? मिस्टर ए लिमिटेड के लिए करोगे। सर ये कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। क्या इसका स्मॉल, मीडियम और माइक्रो होना जरूरी है? नहीं। सर क्या इसका एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं। क्या ये होलसेलर हो सकता है? हाँ। ये रिटेलर हो सकता है? हाँ। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, इसकी टेंशन नहीं है, टेंशन सामने वाले की है। सामने वाले को हम पेमेंट कर रहे हैं, सामने वाला कौन है? बी या बी लिमिटेड। अब वो कौन होना चाहिए? वो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिटेलर नहीं होना चाहिए। अगर गुड्स की बात है तो क्या ले रहे हो आप उससे? किस चीज का पेमेंट कर रहे हो? सर गुड्स और सर्विसेज ली है। कब खरीदे थे गुड्स? कब ली थी सर्विसेज? सर 1 फरवरी को ली थी। 1 फरवरी को इनवॉइस भी आ गया था और 1 फरवरी को मैंने गुड्स रिसीव भी कर लिया था। अच्छा, इनवॉइस आ गई? हाँ सर। गुड्स भी आ गया तो पेमेंट करना चाहिए था ना। सर इनवॉइस पर या कोई एग्रीमेंट ही नहीं था हमारा पेमेंट करने का। पेमेंट कब करना है क्लैरिटी नहीं थी सर। माल खरीद लिया, वो मांग भी रहा था पेमेंट सर, मैंने बोला दे देंगे ना, दे देंगे ना। इंडस्ट्री में सर 3-4 महीने का क्रेडिट पीरियड चल रहा है सर। इंडस्ट्री में मान लो 3-4 मंथ का क्रेडिट पीरियड चलता है सर, आराम से दे देंगे, भागे थोड़ी जा रहे हैं, माल भेजो, ऐसी बात थी सर। सर मिस्टर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बोला माल भेजो यार, भागे थोड़ी जा रहे हैं, ले लेना पैसा। तो सर 1 फरवरी 2024 को डील डन हो चुकी, पेमेंट्स का टर्म क्लियर नहीं है, कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। अब नहीं है तो आपने अभी अभी क्या पढ़ा? अगर कोई पेमेंट टर्म्स एग्रीमेंट नहीं है तो एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट 2006 पेमेंट कब तक कर देनी है? 15 दिन के अंदर। इनवॉइस कब की है? गुड्स कब आ चुका है? तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है कब कंप्लीट हो गया? 1 फरवरी को। सर गुड्स जब डिलीवर हो जाता है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मानते हैं, सर्विसेज जब रेंडर्ड हो जाती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मानते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में फिर देखा जाता है कोई डिस्प्यूट है या नहीं है, है ना। मतलब मैंने क्या बोला, सेक्शन 15 में और भी बातें हैं। हो सकता है इस दिन कोई डिस्प्यूट हो गया हो, तो फिर डिस्प्यूट जब सेटल होगा वहां से मिलेगा 15 दिन 45 दिन। मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल पे जानना आपको जरूरी नहीं है। मैं डिस्प्यूट वाले एरिया को कवर नहीं कर रहा यहाँ पे, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला मैं लिमिटेड वे में पढ़ा रहा हूं। कोई प्रोफेशनल पर्सन अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई और वीडियो में डिस्प्यूट वाला पार्ट देख लेना। सर पेमेंट की कोई टर्म्स नहीं थी, कब करना है? माल आ चुका है 1 फरवरी को, सर्विसेज आ चुकी है 1 फरवरी को, इनवॉइस भी आ चुका है 1 फरवरी को, पेमेंट्स की कोई टर्म्स नहीं है। तो जब कोई टर्म्स नहीं हो तो 15 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करना जरूरी है, यानी 16 फरवरी। अब 16 फरवरी तक क्लियर कर देते हो तो जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर खर्चा कर दिया 10 फरवरी को, तो ठीक है तुम इस खर्चे को अलाउ कर दो। किस ईयर में? प्रीवियस ईयर 23-24 में। सर नहीं कर पाया, आफ्टर 16 फरवरी किया है, आफ्टर 16 फरवरी, लेकिन 31 मार्च तक कर दिया है, लेकिन 31 मार्च तक कर दिया है। तो सर हमने क्या बोला, तुम देखो कि पेमेंट कब तक करनी है, 16 फरवरी तक करनी है, कर दो, डिडक्शन ले लो। ले लिया सर। अब पेमेंट तुम 16 फरवरी तक नहीं की हो, लेट से की हो, लेकिन फिर भी 31 मार्च को कर दी हो सेम ईयर में, तो तुमको यहां पर फायदा मिल गया, अलाउ कर दो प्रीवियस ईयर 23-24 में। 43B अप्लाई हुआ है? हाँ, 43B एप्लीकेबल डिडक्शन पेड बेसिस। तुमको यहां क्या लिखना है? 43B अप्लाई हुआ है? हाँ हुआ है, क्योंकि तुमने एमएसएमई एक्ट वाली जो ड्यू डेट है 16 फरवरी उसके बाद पे किया है, लेकिन पे 31 मार्च को कर दिया है। मतलब पूरे साल भर का कभी कोई भी इनवॉइस हो, साल भर में मान लो इनवॉइस अप्रैल का है, जून का है, अगस्त का है, ये जो मैंने 1 फरवरी का एग्जांपल दिया है,
मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, तुम देख लो पेमेंट 31 मार्च तक हो गई है कि नहीं, हो गई है तो डिडक्शन ले लेना। ये एक थंब रूल है, ये एक थंब रूल बना लेना, ये एक थंब रूल बना लेना। क्या, अगर पेमेंट 31 मार्च तक हो गई है तो डिडक्शन ले लो। ये एक तुम थंब रूल बना लेना। सर मैं नहीं देख रहा 15 दिन 45 दिन, इनवॉइस नवंबर की थी, पेमेंट 31 मार्च को हो चुका, मैं 15 दिन नहीं देख रहा, मैं पेमेंट टर्म्स नहीं देख रहा, मैं 45 दिन नहीं देख रहा। सर इनवॉइस अप्रैल की थी, जून की थी, अगस्त की थी, अक्टूबर की थी, दिसंबर की थी, फरवरी की थी, पेमेंट हो चुका 31 मार्च तक, डिडक्शन ले लो। क्योंकि तुम पे कर रहे हो, सेम ईयर में कर रहे हो। लेकिन अब तुमको पेमेंट कब तक करनी थी, 16 फरवरी। अब तुम पेमेंट कब कर रहे हो, 16 फरवरी के बाद, और वो भी नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो। और मैंने क्या बोला, आरओआई का ड्यू डेट देखेंगे क्या, यहां पे नहीं देखेंगे, लेकिन अब पेमेंट भी तुम नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो, तो इसका डिडक्शन तुमको अब 24-25 में मिलेगा। ये खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में। मान लो तुमने ₹1,00,000 की सर्विसेज ली थी और पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखे हो, ₹1,00,000 का गुड्स खरीदा था, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखे हो, तो डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, जब तुम लेट से पेमेंट करते हो इंटरेस्ट भी पे करना होगा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। सर तुम जब पेमेंट 16 फरवरी के बाद करोगे, तुमको पेमेंट कब तक करना था, 16 फरवरी तक करना था, ठीक। अब तुम 16 फरवरी तक कर देते हो तो ठीक, लेकिन 16 फरवरी के बाद करोगे तो एमएसएमई जो एक्ट है उसमें तुमको बोला गया है पीनल इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट विच इज पेनल्टी इन नेचर देना पड़ेगा सामने वाले को। तो सर जो इंटरेस्ट पेनल्टी इन नेचर हो, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट पेनल्टी इन नेचर, सर इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन। पीजीबीपी में इस इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कौन से इंटरेस्ट का, इसमें क्या डिसाइड किए, तुम्हारा पेमेंट्स का टर्म क्लियर नहीं था तो 15 दिन यानी 16 फरवरी तक क्लियर करना है। अब तुम 16 फरवरी तक क्लियर कर दिए तो अलाउ, तुम 31 मार्च तक क्लियर कर दो तब भी अलाउ हो जाएगा, क्योंकि पेड तो कर ही रहे हो। अब 31 मार्च के बाद तुम 10 अप्रैल को पे करोगे तो अलाउ होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में होगा। लेकिन अब तुम 16 फरवरी के बाद पे कर रहे हो तो तुम्हें से सामने वाला इंटरेस्ट भी लेगा, और कौन से एक्ट में लेगा, एमएसएमईडी एक्ट में लेगा, और ये इंटरेस्ट पेनल्टी इन नेचर होता है। तो हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए तुमसे ये पूछे कि ये जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन मिलेगा क्या। जनरली इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट का डिडक्शन मिल जाता है, बट इसका नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेनल्टी इन नेचर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। सर अब थोड़ा सा चेंज, तुम्हारा इनवॉइस कब का था, इनवॉइस और गुड्स वगैरह तुम्हारा कब आ गया था, 1 फरवरी 2024 को। अब पेमेंट टर्म्स है सर, हाँ है सर, एग्रीमेंट हो रखा है 40 दिन का, तो 40 दिन का एग्रीमेंट हो रखा है। अब 15 दिन नहीं देखेंगे और न 45 दिन देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा 40 दिन का एग्रीमेंट हो रखा है तो 40 दिन। अब वो 40 दिन कहां खत्म होगा, तो फरवरी 28-29 का होता है, ध्यान रखना। 1 फरवरी को काउंट नहीं करेंगे, तो 29 दिन है तुम्हारे पास फरवरी में। फरवरी तुम्हारा 29 का है ना 2024, 1 तारीख को काउंट मत करो, तो 28 फरवरी और फिर 12 मार्च। सर ये 12 मार्च कौन सा होगा, 40th डे। तुमको 12 मार्च तक पेमेंट कर देना है, तो तुमने 1 मार्च को पे कर दिया, अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, और तुमको यहां कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। ये भी अलाउ हो जाएगा तुम्हारा प्रीवियस ईयर 23-24 में, बट इंटरेस्ट इफ एनी, अगर तुम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेट पेमेंट की हो, तुम्हारा डेडलाइन क्या था एग्रीमेंट के हिसाब से 40 दिन, तो 40 दिन 12 मार्च को खत्म हो रहा है, पेमेंट कर दियो 31 मार्च को, सेम ईयर में कर दिए, अलाउ हो जाएगा, एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा क्योंकि तुमने सेम ईयर में पे कर दिया है। 43 भी क्या करता है, 43 भी क्या बोलता है, पेड बेसिस पर अलाउ कर दो, या तो तुम पे कर दो टाइमली, पे कर दोगे तो जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में अलाउ कर लिया, अलाउ।
31 मार्च तक कर दोगे तो भी अलाउ, लेकिन अब तुम नेक्स्ट ईयर किए हो तो ये अलाउ कब होगा? ये अलाउ होगा प्रीवियस ईयर 24-25 में। सिंपल है सर। अगर एग्रीमेंट हो रखा है और पेमेंट टर्म्स कितने दिन का है? 90 दिन का, तो फिर तुम्हारा सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट का क्या बोलता है? 90 दिन नहीं मिलेगा, 60 दिन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 45 दिन। और 45 दिन खत्म कहां होते हैं? 17 मार्च को। तो 17 मार्च में तुमने पेमेंट कब कर दी? 15 मार्च। अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, और तुमको यहां इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। सर यहां अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में, यहां अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 24-25 में। आरओआई का ड्यू डेट नहीं देखते, ठीक। और इंटरेस्ट अगर पे किए हो, इंटरेस्ट इफ एनी, तो वो तुम्हारा डिस अलाउ हो जाएगा। यहां अगर तुमने पेमेंट लेट से की है और इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये जितने भी एग्जांपल थे, केस सी, केस बी या केस ए, इसमें इनवॉइस की डेट क्या थी? 1 फरवरी 2024 का 15 दिन या 45 दिन सेम फाइनेंशियल ईयर में कवर हो रहा है। अब थोड़ा इस इनवॉइस की रेट को और आगे बढ़ाते हैं। अब मजा आएगा इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में और मजा आएगा। ये तो लॉ है, ये तो तुम्हारा प्रोविजन है। क्या बोलता है प्रोविजन? पेमेंट तुम किसको कर रहे हो? माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, गुड्स के केस में रिटेलर ट्रेडर नहीं। पेमेंट्स के टर्म्स एग्रीमेंट नहीं हो रखे तो 15 दिन के अंदर क्लियर करो, और पेमेंट्स के टर्म एग्रीड हैं तो फिर मैक्सिमम 45 दिन। डन। अब ये बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुमको, ये मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं एग्जाम नाइट का। इस बार जो तुमने गुड्स रिसीव किया है, इनवॉइसेस जो ली है, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है, जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो कब हुआ है? 20 मार्च को। 20 मार्च इज वेरी क्लोज टू 31 मार्च। अब यहां से 15 दिन और 45 दिन कहां फॉल करेगा? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। अब इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये। सामने वाला कौन है? माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो किसको बोलते हैं? गुड्स में डील करते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी में उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 25 लाख। सब चेक कर लिया सर, आ जाओ। अब ध्यान से सुनो प्लीज, यहां एकदम दिमाग खुला रखना। अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हुआ है? 20 मार्च को। 20 मार्च में अब तुम्हारा जो डील था, जिस पर्सन से डील था, उसके साथ कोई पेमेंट्स टर्म डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर एमएसएमई डी एक्ट क्या बोलता है? 15 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करो। यानी 15 दिन का मतलब क्या है? 20 मार्च के बाद 31 का महीना है तो 11 दिन और 4 अप्रैल। सर 4 अप्रैल तक पेमेंट क्लियर कर दो। अगर तुमने 4 अप्रैल तक पेमेंट क्लियर कर दी तो ये जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। ये खर्चा किस ईयर का है? एक्सपेंसेस रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर 23-24। बेस्ट एग्जांपल है ये। सर ये जो खर्चा है, तुम जो इनवॉइस आ गई, गुड्स आ गया, ये खर्चा किस ईयर का है? 23-24 का। कौन सी डेट में डील हुई है? 20 मार्च को। इसकी पेमेंट एग्रीमेंट में कोई टर्म्स नहीं है, 15 दिन के अंदर क्लियर हो जानी चाहिए। वो 15 दिन कहां खत्म हो रहा है सर? 4 अप्रैल को। तो अब सुनो, तुम इसकी पेमेंट 31 मार्च को करो या 3 अप्रैल को करो। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये अलाउ हो जाएगा। 3 अप्रैल को करो, अगले साल पेमेंट कर रहे हो, फिर भी अलाउ हो जाएगा इन प्रीवियस ईयर 23-24। इवन इफ पेड ऑन 3 अप्रैल 2024। तुम पेमेंट अगले साल किए हो फिर भी अलाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 दिन का जो टाइम लिमिट है वो खत्म कहां हो रहा है? 4 अप्रैल को, और तुमने 4 अप्रैल से पहले किया है। अब लेकिन तुम 10 अप्रैल को कर रहे हो, आफ्टर 4 अप्रैल 2024। इसका खर्चे का अलाउ तुमको प्रीवियस ईयर 24-25 में होगा, 23-24 में नहीं होगा। खर्चा किस ईयर का था? 23-24 का। और खर्चा बहुत लास्ट में क्यों? 20 मार्च। 15 दिन कहां जा रहा है? 4 अप्रैल। तुम 4 अप्रैल तक पेमेंट कर दो। पेमेंट अप टू 4 अप्रैल तुमको खर्चे का डिडक्शन जिस ईयर का खर्चा है उस ईयर में मिल जाएगा, यानी 23-24। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है सर।
पहले वाले में तो दिमाग लगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वाले का जो इनवॉइस का डेट था वो 1 फरवरी था। 1 फरवरी में 15 दिन हो या 45 दिन, फरवरी मार्च में ही खत्म हो रहा है, तो 31 मार्च तक का तो सारा पेमेंट तुम अलाउ कर रहे थे। लेकिन इसमें तुमको 4 अप्रैल तक का टाइम मिल रहा है। अगले साल पेमेंट की हो तब भी उसका डिडक्शन पिछले साल ही ले रहे हो। आरओआई ड्यू डेट नहीं देखनी, आरओआई ड्यू डेट यहां नहीं देखनी, ध्यान रखना। एक और एग्जांपल, सर पेमेंट टर्म्स एग्रीमेंट हो रखा है पार्टी के साथ, वेंडर के साथ, सप्लायर के साथ, जो मुझे गुड्स और सर्विसेज दे रहा है उसके साथ बात हो गई है, 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। 30 दिन मतलब विद इन 45 डेज, तो अब 30 दिन जोड़ लो तुम। तुम्हारा 30 दिन खत्म होगा कहां पे? 19 अप्रैल को। 30 दिन कहां से काउंट करेंगे? 20 मार्च से। 20 मार्च 2024 से 20 मार्च को काउंट मत करना और 30 दिन आगे बढ़ जाना, तो वो 19 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब तुम 19 अप्रैल तक पेमेंट कर चुके हो, तुम अलाउ कर दो इन प्रीवियस ईयर 23-24। अब तुम 19 अप्रैल के बाद पे किए हो, अलाउ इन प्रीवियस ईयर 24-25। अब एग्जाम में तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है क्या? आरओआई ड्यू डेट 31 जुलाई मत जाना। ये माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस की पेमेंट में 31 जुलाई या अक्टूबर या नवंबर नहीं देखते, आरओआई की ड्यू डेट नहीं देखते। अब पेमेंट टर्म्स अगर 60 दिन हो और 60 दिन 19 मई को खत्म हो रहा है, तो यहां फंसना मत। मतलब एग्जाम में बोला कि पेमेंट टर्म 60 दिन का है और 60 दिन 19 मई को खत्म हो रहा है, तो तुम यहां फंसना मत। 45 दिन से आगे नहीं जा सकते। सेक्शन 15, सर मैक्सिमम 45 दिन, और वो 45 दिन कब खत्म हो रहा है? 4 मई को। कहां से देख रहे हैं? 20 मार्च 2024 से। 20 मार्च को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था, गुड्स डिलीवर्ड, इनवॉइस रिसीव्ड। अब यहां से तुम्हारे पास पार्टी को पेमेंट करने का टाइम 60 दिन है, बट एमएसएमई एक्ट एप्लीकेबल हो गया और बोलता है 45 दिन से ज्यादा नहीं मिल सकता अगर एग्रीमेंट है तो भी। पेमेंट टर्म्स एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन और एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन, तो 60 को 45 पे रोक दो, यानी 4 मई। अब तुमने 4 मई तक पेमेंट अगर कर दी है तो अलाउ इन प्रीवियस ईयर 23-24। सर ये 19 मई को पेमेंट की है तुमने, या फिर मान लो तुमने 31 जुलाई को पेमेंट की है, तुम अलाउ करो, लेकिन अलाउ इन प्रीवियस ईयर 24-25 करोगे। 19 मई 60 दिन जहां खत्म हो रहा है, तुमको 60 दिन मिलेगा ही नहीं, 45 दिन मिलना है। ये मेरी तरफ से अमेंडमेंट्स कंप्लीट। पीजीबीपी के 2 अमेंडमेंट्स हो गए, पार्ट ए पार्ट बी, तो पार्ट ए कंप्लीट। सेक्शन 43B की अमेंडमेंट्स कंप्लीट। न्यू अमेंडमेंट्स क्या आई थी और उसके नए एग्जांपल्स क्या हैं, कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सर अमेंडमेंट्स विथ एग्जांपल्स ही करवाता हूं मैं और उसी में टाइम लगता है। अराउंड 1 घंटा लग गया डिस्कशन में। हो सकता है किसी और चैनल पे ये डिस्कशन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। आगे मेरे चैनल को किसी अमेंडमेंट्स के लिए फॉलो मत करना, है ना। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, मैंने सारी अमेंडमेंट्स, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ना, और अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू पर्सनली कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेना, और अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिख देना अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एग्जांपल्स तुमको दे दिए। एक मैंने फरवरी की डेट ले ली, अब ये फरवरी की डेट मान लो जनवरी की हो एग्जाम में, सितंबर की हो, तो मैंने गुरु मंत्र यहां पर दे दिया कि अगर 31 मार्च तक क्लियर कर दिए हो तो तुम डिडक्शन आंख बंद करके ले लेना। और यहां एक बेस्ट एग्जांपल तुमको दे दिया 20 मार्च का, ये बेहतरीन एग्जांपल है ये वाला। डिस्प्यूट वाले एरिया में मैं नहीं गया क्योंकि वो इंटरमीडिएट लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, अब इसको फटाफट लिख लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। और जितने भी एग्जांपल्स पहले क्लास में लिखा रखे हैं 43B को लेके, वो एज इट इज अप्लाई कर देना, उसमें एक एक साल बढ़ा लेना, क्योंकि अब हमारा एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, असेसमेंट ईयर क्या है 24-25। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा।
नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, ये तो लिख लिया वीडियो रोक के, है ना। नेक्स्ट, अच्छे से लिखना, समझ समझ के लिखना, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो आप। स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हो तो एग्जाम में कोई काम नहीं आएगा। वीडियो रोको, अच्छे से रजिस्टर पे लिखो, और लिखते समय थोड़ा दिमाग चलाते हुए लिखना, मतलब रिकॉल करना मैंने क्या क्या एग्जाम्पल क्यों दिए, क्यों कोई सी डेट लिखी है, क्यों मैंने यहां पर क्रॉस किया, सब कुछ अच्छे से समझ समझ के लिखना, जल्दबाजी नहीं है। वीडियो रोको, समझ समझ के लिखो, वीडियो रोको, समझ समझ के लिखो। स्क्रीनशॉट लेने वाले बच्चों, एग्जाम में तुमसे फिर नहीं बनेंगे स्क्रीनशॉट लोगे तो। रजिस्टर पे लिखो अच्छे से। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखा, डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। चलिए सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर।